हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लाए हैं समझाने के लिए, एंड दैट इज वर्ब। तो वर्ब्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही बात फिर से कहूंगी कि अगर आपने हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर अभी तक परचेज नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। बुक में मैंने आपको पहले भी कई क्वालिटीज का बताया, जो मैं फिर से आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 520 पेजेस की बुक है। फॉन्ट बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है, आपको सब अच्छे से समझ आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हर एक टॉपिक इसके अंदर डेप्थ में डिटेल में बताया गया है, जो कि आपको अगर आप इस बुक के अलावा किसी बुक से पढ़ते तो आपको उस बुक में सभी टॉपिक्स एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 अलग अलग बुक्स लगेंगी। तो वो जो 2-3 अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा हम एक ही बुक पढ़ लेना, तो ये इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। नाउ ऑन टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। देखिए वर्ब क्या होती हैं। वर्ब हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, वर्ब होती हैं क्रियाएं, यानी कि वो शब्द जो ये बताते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं। अब आप काम कर रहे हैं तो वो जो काम होगा वो आपकी क्रिया होगी, आपकी वर्ब होगी कि हम इस काम को कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आप कोई काम करते हुए ही बताए जाएं, या हम कहें कि आप हर सेंटेंस में कोई काम ही बताएं। यानी कि राम कुक्स फूड में तो चलिए आप काम बता रहे हैं कि राम खाना पकाता है, पर क्या आप माय फादर इज अ डॉक्टर में कोई काम बता रहे हैं? आप अपने फादर का प्रोफेशन बता रहे हैं कि आपके फादर इस प्रोफेशन में हैं। आपके फादर उस वक्त क्या काम कर रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि आप काम नहीं बताते हैं, आप किसी का होना बताते हैं, या हम कहेंगे कोई मूड बताते हैं, कोई सेटिंग बताते हैं, देन वो काउंट किया जाता है आपका वर्ब के कंप्लीट एक ओवरऑल टॉपिक में, एंड वो भी आपका आता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स में। तो पहले हम यहां से देखते हैं कि वर्ब्स क्या होती है। वर्ब्स होती हैं वो शब्द जो कि एक नाउन का, या हम कहें एक सब्जेक्ट क्या काम करता है वो बताता है, एक सब्जेक्ट पर क्या काम किया जाता है, या एक ऑब्जेक्ट पर क्या काम किया जाता है वो बताता है वर्ब, या हम कहें कि एक वर्ब ये बताता है कि एक सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट एज इन नाउन की क्या है, एक नाउन या प्रोनाउन क्या है। तो जो हमारी वर्ब्स हैं वो 2 तरह से डिवाइडेड होती हैं, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स, जिसके अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर इन सबको काउंट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शुड, शैल, मे, माइट, ये सभी जो होते हैं ये सब हमारे ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स में काउंट किए जाते हैं। देन आते हैं हमारे पास मेन वर्ब्स, यानी कि वो क्रियाएं या वो वर्ड्स जो कि कुछ होना बताएं, किसी काम का होना बताएं। तो देखते हैं ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आते हैं। देखिए ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स आगे 2 तरह से डिवाइडेड हैं। प्राइमरी वर्ब्स यानी कि जो हम बोले प्राथमिक वर्ब्स, या हम कहें वो वर्ब्स जो कुछ होना बताएंगी। अब होना एज इन कि हम कहें कि आई एम अ टीचर, तो यहां पर जो टीचर जो मेरा प्रोफेशन है वो होना बताया जाएगा किससे? एम से। तो एम यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, बट काम वो किसका कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि यहां पर वो होना बता रही है। तो जब आपको ये जो टू बी यानी कि होना का पता चलता है ना, वो आपकी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। तो अगर आप प्रेजेंट में किसी का कुछ होना बता रहे हैं देन आप इज, एम या आर का यूज करेंगे, और अगर आप पास्ट में किसी का कुछ होना बताएंगे तो आप उसके लिए वॉज या वर का यूज करेंगे। यानी कि अगर मैं ये बोलती हूं ना कि आई एम अ टीचर, देन ये मतलब लेगा कि मैं आज के समय में एक टीचर हूं। पर अगर मैं ये बोलती हूँ आई वॉज अ स्टूडेंट, कि मैं एक स्टूडेंट वॉज में थी यानी कि पास्ट में थी, तो ये मतलब लेगा कि पास्ट में स्टूडेंट वाला काम था, या हम कहें स्टूडेंट होना था, एंड प्रेजेंट में टीचर होना है। तो एम और वॉज वर से आपका सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में जाएगा। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे कि भाई एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, इज का यूज हम जो भी सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे उनके साथ करेंगे, और आर का यूज हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस के साथ में करेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, मुझे बार बार नहीं बताने की जरूरत। नेक्स्ट हम आते हैं वॉज और वर पर। दोनों ही पास्ट के लिए यूज होंगे, बट वॉज का यूज आप जो सिंगुलर आपके पास में नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे उनके लिए करेंगे, और वर का यूज आप जो आपके पास में प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस होंगे उनके लिए करेंगे।
तो ये थे आपके प्राइमरी वर्ब्स टू बी, यानी कि जो होना बताए किसी का। प्रेजेंट में कुछ होना है तो इज एम आर, और पास्ट में कुछ होना है तो वाज वर। तो ये थे आपके प्राइमरी वर्ब्स। नेक्स्ट आते हैं मॉडल्स पर। मॉडल्स आपके देखे बहुत सारे हैं, ये 27 मॉडल्स होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग मूड्स को बताते हैं, अलग अलग सेटिंग्स को बताते हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं कैन, कुड, शैल, शुड, ये मे, माइट, ये सब हम आगे और ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखें कि मॉडल्स मूड बताते हैं, ये बताते हैं कि एबिलिटी या कैपेबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गए भाई आपके हेल्पिंग वर्ब्स की, इनका बेस क्या है कि इज एम आर, वाज वर, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सभी यूज किए जाते हैं। देन आते हैं हमारे पास मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग होता है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग क्रियाओं का पता चलता है, उन क्रियाओं को यूज कैसे करना है वो सब पता चलता है। तो मेन वर्ब्स आपके दो तरह से डिवाइडेड होते हैं। मेन वर्ब्स आप लगाते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंस, या हम कहें ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, और इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह। ट्रांजिटिव वर्ब तो वो होगी जब भी आपके वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी कि आपका वर्ब किस पर किया जा रहा है वो मिल जाएगा। क्योंकि आपके वर्ब को करने वाला तो होगा आपके पास में, आपके पास में एक कर्ता यानी सब्जेक्ट तो होगा जो वर्ब या क्रिया को कर रहा है। जैसे हम कहें कि राम कुक्स सपोज नूडल्स, तो यहां पर ये जो कुक्स है वो क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, क्योंकि भाई राम बना रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट या कर्ता। क्रिया क्या थी? कुक्स, वर्ब ये हो गई। पर ये वर्ब किस पर की जा रही है? भाई नूडल्स पर की जा रही है, तो ये नूडल्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। तो जब भी आपके वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है ना, वो बन जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। पर अगर आपके जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, देखिए माइनस लिखा है, माइनस ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि अगर हम ये लिखते हैं राम कुक्स, तो अब यहां पर कुक्स वाली क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। देखिए राम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गई? कुक। पर क्रिया किस पर की जा रही है वो नहीं पता है ना आपको। तो जब आपको नहीं पता होता कि क्रिया किस पर की जा रही है, तो वो होता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, कि आपके वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके वर्ब को ये नहीं पता कि उसका असर किस पर जाएगा। अब किसी पर भी जा सकता है, भाई राम कुछ भी पका सकता है, राम हो सकता है कि कुछ हम कहें कि कोई दाल बना रहा है, या हम कहें कि राम भाई नूडल्स बना रहा है, नहीं बना रहा। तो आपके पास जब भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, और जब भी आपके सेंटेंस में आपके पास में वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक कर्म है जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है। ये जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव होते हैं इन्हें हिंदी में हम सकर्मक और अकर्मक बोलते हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म जैसे मैंने आपको बता दिया है ऑब्जेक्ट होता है, तो स यानी कि साथ में, तो जब साथ में कर्म आ जाए तो ट्रांजिटिव, और जब साथ में कर्म ना आए तो वो होगा इनट्रांजिटिव। तो ये थे आपके बेस की वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरीज में आपके इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड ये सब आ जाते हैं, और मेन वर्ब्स के अंदर आपके पास में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव इस तरह से दो डिवाइडेड होते हैं पार्ट्स। तो ये जो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव होते हैं वो बस ऑब्जेक्ट को लेना या ना लेने का काम करते हैं। जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आपके पास में वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आए, ये भी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपके साथ में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना आए। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा तो वो होगा ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो होगा इनट्रांजिटिव। तो आइए अब हम वर्ब्स में आगे चलते हैं, और आगे हम वर्ब्स में चलते हैं दो पार्ट्स में, जो कि होते हैं भाई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इनको मैं आपको कहूँ ना तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताते हैं कि फाइनाइट कहता है कि भाई ये टेंस के, वर्ब के, सब्जेक्ट नंबर इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। बट नॉन फाइनाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंस नंबर चेंज क्या आ रहा है, बस ये अपनी फॉर्म में ही रहते हैं। तो पहले हम फाइनाइट से स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब या फिर फाइनाइट्स क्या होते हैं कि ये अपनी फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये चेंज करते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा गया है आई लाइक मैंगोज, तो यहां पर जो लाइक है वो मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपको भी पता है मेन वर्ब है लाइक यहाँ पर लाइक जब आई के साथ में लगा है तो ये यहाँ पर बिना एस या ईएस के लगाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस में। बट अगर हम इसे
प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही के साथ लगाते हैं तो देखिए ये जो लाइक है इसको लाइक से बनना पड़ता है, यानी कि जो वर्ब है मेन वर्ब है वो सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई, क्योंकि आई कोई भी वर्ब के आगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कोई भी वर्ब के आगे एस नहीं लेता है। तो यहां पर जब आपका सब्जेक्ट आई था देन मेन वर्ब आपकी लाइक रहती, जो कि आपकी बेस फॉर्म कह सकते हैं हम। बट जब आपका सब्जेक्ट ही हो गया है तो वो जिस मेन वर्ब को लेगा या हम कहें मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा वो मेन वर्ब अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी, यानी कि लाइक्स हो जाएगा। फॉर्म चेंज एज एन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचने बैठ जाओ भाई लाइक की जगह हम कुछ और लिखने बैठ जाएंगे, नहीं, लाइक के साथ में आपको एस या ईएस जो भी मतलब कि आपको वर्ब्स जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो फाइनाइट्स आपको कहते हैं कि वो मेन वर्ब्स उन सेंटेंसेस में आते हैं जो कि अपने सब्जेक्ट्स को या फिर नंबर्स को देखकर खुद की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट के साथ अग्री करने के लिए अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं। देन अब देखिए फाइनाइट्स में ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये इजी यहीं पर है, आपका यहीं तक है कि आपको बस ये देखना है कि वो मेन वर्ब्स जो कि टेंसेस में या सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने नाउन या फिर नंबर के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं। अब चेंज पूरा भी नहीं करते हैं और थोड़ा भी नहीं, बस ये है कि सब्जेक्ट के साथ अग्री करने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है। देन आते हैं नॉन फाइनाइट्स। भाई ये नाम से ही बता रहे हैं ये फाइनाइट नहीं होते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सब्जेक्ट क्या आ रहा है, नाउन क्या आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि नॉन फाइनाइट्स चेंज नहीं होते हैं। अब जब ये नॉन फाइनाइट्स चेंज नहीं होते हैं ना तो ये तीन तरह के होते हैं, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपके पास तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती हैं? देखिए वो होती है हमारे पास इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल्स। इसमें से जो पार्टिसिपल्स है वो आगे तीन फॉर्म्स में डिवाइड हो जाता है कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। बट उन तक हम बाद में जाते हैं, पहले हम यहां पर बात करते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स बताते हैं कि भाई आपके सेंटेंस में आपको जो आपकी वर्ब आएगी ना उसके साथ में टू का यूज करना है। ये मेन वर्ब्स को सपोर्ट करेंगे, यानी कि टू प्लस आपकी मेन वर्ब की बेस फॉर्म या हम कहें कि फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, तो यहां पर अगर आप आए लाइक टू प्ले, सपोज हमने लिखा क्रिकेट, तो यहां पर ये जो लाइक है ये तो है आपकी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये जो लाइक है ना वो आई के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है कि अगर आई की जगह कुछ हो रहा है तो वो चेंज हो सकता है। बट ये जो टू प्ले है ये टू प्ले ही रहेगा, इसको आई से या फिर कोई और सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी टू प्ले आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। ये देखिए मैं आपको दोनों के अकॉर्डिंग बता रही हूं कि फाइनाइट वर्ब तो चेंज हो जाएगी, जैसे कि हम आई की जगह ही लिखते He likes to play cricket। तो अब देखिए कि जो लाइक है वो आई के साथ आ रहा है तो भाई हमने उसको जो उसकी बेस फॉर्म है तभी लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो भाई आई के साथ में लाइक लगाना प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बन जाता है आपकी बेस फॉर्म फाइनाइट वर्ब, ठीक है, क्योंकि लाइक यहां पर फॉर्म चेंज कर रहा है जब भी वो ही के साथ आ रहा है। तो ही के साथ लाइक्स आने पर भाई ये तो फॉर्म चेंज कर रहा है, तो यानी लाइक तो है आपकी मेन वर्ब फाइनाइट, पर जो ये टू प्ले है वो देखिए आई के साथ आ रहा है तभी भी टू प्ले है, और अगर हम कहें कि ही के साथ आ रहा है तभी भी वो टू प्ले ही रहेगा। तो ये जो टू प्ले है ना ये है आपकी इन्फिनेटिव्स जो कि टू के साथ आती है। अब इन्फिनेटिव्स टू के बिना भी आती है बट वो हम आगे करेंगे और ज्यादा अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि इन्फिनेटिव्स सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ये बस वैसे ही रहेंगे, यानी टू प्लस मेन वर्ब रहती हैं, इनकी बेस फॉर्म रहती है। आप ऐसे भी मत करने बैठ जाना कि भाई टू लाइकिंग या फिर टू प्लेइंग, ये सब मत करने बैठ जाना। बस ये ध्यान रखिए टू प्लस बेस फॉर्म आपकी इन्फिनेटिव्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट के या फिर किसी और के हम कहें कि उनसे अफेक्ट होकर अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। देन आते हैं जिरंड। देखिए जिरंड भी अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि क्या आ रहा है, ये बस अपने आगे आईएनजी लगा लेते हैं, यानी मेन वर्ब के आगे आईएनजी फॉर्म आया करती है। यानी कि अगर हम ये लिखते हैं ना आई लाइक स्विमिंग,
तो देखिए ये जो स्विमिंग है ये आपकी जिरंड है। क्यों? क्योंकि ये जो स्विमिंग है ना, ये अगर आई के साथ में आ रही है, आई वाले सेंटेंस में आ रही है, तभी भी ये स्विमिंग रहेगी, पर ये जो लाइक है ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो फाइनाइट वर्ब है, इसको तो भाई अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करना पड़ेगा। तो लाइक आई के साथ यानी अपने सब्जेक्ट के साथ में चेंज हो जाएगी, बट स्विमिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम आई की बात करें किसी और की। यानी कि अगर आप ही लाइक्स स्विमिंग करेंगे तो तभी भी ये स्विमिंग वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी जिरंड में आती हैं जब भी इन्हें सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक को फर्क पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि लाइक तो फाइनाइट है, यानी हम कहें कि ये तो वो वर्ब है जिसको कि सब्जेक्ट का ध्यान देना पड़ता है, पर जो स्विमिंग है जिरंड है उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो आईएनजी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है जो कि नाउन का भी काम करते हैं, क्योंकि देखिए स्विमिंग यहाँ पर एक वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर वो एक नाउन का काम करेगी, क्योंकि स्विमिंग हम एज एन एक्टिविटी या एज अ हॉबी बता रहे हैं। तो जब हम एज एन एक्टिविटी या एज अ हॉबी बताते हैं मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाकर, तो वो नाउन का काम करते हैं। तो जब जिरंड आपका नाउन का काम कर रही है ना, तो आपको इसके साथ में जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि इन्हें सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूं, बट अगर आपको ये थोड़ा डिटेल में डेप्थ में अच्छे से समझना है तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर से अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अंदर और ज्यादा अच्छे से आपको बताया जाएगा। पर अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स समझने के लिए हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं सो दैट ये और अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है। तो अब हम आगे चलिए पार्टिसिपल्स को स्टार्ट करते हैं कि पार्टिसिपल्स हमारे पास होते हैं तीन तरह के: प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। देखिए तीनों जो पार्टिसिपल्स की फॉर्म है ना, वो तीनों ये बताती हैं कि आपका जो वर्ब है जिसको भी आप यूज करेंगे पार्टिसिपल की फॉर्म में, वो वर्ब आपकी एज अ वर्ब ही यूज की जाएगी, बट उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट से, नाउन से, नंबर से। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप मेन वर्ब के आगे आईएनजी लगाएंगे, रहेगी ये वर्ब ही, यानी कि वर्ब की ही फॉर्म रहेगी, बट इसे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक शी केम आउट ऑफ द स्पा, तो शी जो है उसके द्वारा की गई जो मेन क्रिया है वो क्या थी? केम वाली, बट हमने यहाँ पर लिसनिंग टू म्यूजिक यूज किया, तो ये जो लिसनिंग है ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है जिसे कि शी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप शी की जगह दे लिख देंगे या शी की जगह आए भी लिख देंगे ना, तो भी ये लिसनिंग तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसका और जिरंड का आपस में क्या डिफरेंस है कि भाई जिरंड नाउन की तरह यूज किया जाता है, बट ये वर्ब की तरह ही यूज किया जाएगा। तो मेन वर्ब को जब वर्ब की तरह यूज किया जाए बट उसके आगे आईएनजी लगेगा, तो वो हो जाती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड वो आपको सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं डालेगी आपके सेंटेंस में। यानी कि शी लिसनिंग, शी के जब भी आपका सेंटेंस है तो तभी भी लिसनिंग रहेगा, और अगर आप शी की जगह कुछ और भी लिखते हैं तो तभी भी लिसनिंग ही रहेगा। पार्टिसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सब्जेक्ट से। देन आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल पे। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बेसिक चीज बताई है, पर ये थोड़ी डिटेल में आपको और ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, तो आप प्लीज वो बुक भी परचेज कर लेना अगर आपको और ज्यादा अच्छे से समझना है। बाकी हम भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब आगे आते हैं हमें पास्ट पार्टिसिपल पे। ये भी जो नॉन फाइनाइट है उसी की फॉर्म है, जो कि ये कहता है कि इसे भी सब्जेक्ट नंबर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसके लास्ट में या तो ईडी आ जाता है या ईएन आ जाता है या डी आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसी फॉर्म जो कि ये बता रही है कि वो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की। ये भी वर्ब की तरह ही यूज किया जाता है, यानी कि आप इसे वर्ब की तरह ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिट्रेड बाय हिज सिबलिंग्स ही वॉज लेफ्ट इन द लंच। तो यहां पर ये जो बिट्रेड है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ही से या हिज सिबलिंग से, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो जब आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी ही रहे, जैसे कोई फर्क ना पड़े आपके सब्जेक्ट से, आपके नाउन से, आपके नंबर से, देन वो होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म। यहां पर ये वर्ब की तरह ही यूज की जा रही है, ये मत समझना भाई ये नाउन हो गया, नहीं, ये नाउन नहीं हुआ है, ये वर्ब ही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि पास्ट पार्टिसिपल लास्ट में, वर्ब के लास्ट में या तो ईएन या ईडी
ईडी या फिर डी लगाकर अपने आप को वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बना लेते हैं, बट ये वर्ब ही रहते हैं। आप इन्हें नाउन समझकर मत गलती करना, ये वर्ब ही रहेंगे और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सब्जेक्ट से, आपके नाउन से, आपके नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट आते हैं भाई परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट आप लोगों ने टेंसेस भी किए होंगे, उसके अंदर आया करती थी हैज या हैव, तो यहां पर आपको हैविंग मिलेगा, ठीक है। पार्टिसिपल है भाई, हैविंग मिलेगा आपको, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो ये जो परफेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे भी आपके सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसे भी आप वर्ब की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे हैविंग टेकन सिएस्टा वी स्टार्टेड आवर सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर ये जो हैविंग और टेकन है ना, ये क्या बन रहा है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि हैविंग आपको परफेक्ट का बता रहा है एंड टेकन आपको बता रहा है ये पार्टिसिपल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को ये हैविंग टेकन को वी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी वी की जगह अगर हम ही लिख दे, शी लिख दे या फिर कोई भी नंबर लिख दे जो कि मोर देन वन को डिनोट कर रहा है या फिर सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हैविंग को कुछ और बनाने बैठे, हैज बनाने बैठे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हैविंग ही लिखेंगे। तो यहां पर आप मैं कहूं ना आपको, तो हम कहें ये बेसिक जो चीज है ना, उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पार्टिसिपल तीन तरह से डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और परफेक्ट में। प्रेजेंट कहता है भाई वर्ब के आगे आप आईएनजी लगाइए पर ट्रीट उसे वर्ब की तरह ही कीजिए, आप ये मत समझिए कि ये नाउन है, क्योंकि नाउन तो जिरंड होता है, ठीक है। तो आईएनजी वर्ब की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि लिसनिंग टू म्यूजिक शी केम आउट ऑफ द स्पा, यानी म्यूजिक को सुनते हुए, अब सुना जा रहा है तो वो वर्ब है, तो लिसनिंग जो वर्ब है वो है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। देन हमारे पास में है पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल, जो कि ये कहता है भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आपके पास में, सीधा थर्ड फॉर्म आएगी, कोई हैजर नहीं लगाएंगे आप, सीधा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बट उसे वर्ब की तरह ही ट्रीट करेंगे एंड उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नाउन से, आपके प्रोनाउन से। जैसे कि बिट्रेड बाय हिज सिबलिंग्स ही वाज लेफ्ट इन द लंच, तो यहां पर ये जो बिट्रेड है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ही आए, शी आए, दे आए, वी आए। तो जब भी आपके मेन वर्ब को जो मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में आया है, यूज किया गया है एंड एज अ वर्ब ही ट्रीट किया जा रहा है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके सब्जेक्ट से, आपके नाउन से, आपके नंबर से। तो ये होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है भाई आप हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ट्रीट उसे वर्ब की तरह ही करेंगे। जैसे कि हैविंग टेकन सिएस्टा वी स्टार्टेड आवर सेलिब्रेशन, तो यहां पर ये जो हैविंग टेकन है ना, ये आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है, जो कि ये कह रहा है कि भाई हैविंग टेकन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप सेंटेंस ही चेंज ना कर दें, यानी कि आप यहां पर वी लिखे, दे लिखे, आई लिखे, ही लिखे, शी लिखे, कोई नाउन लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हैविंग टेकन ही लिखा रहने देंगे। तो आप तीनों में क्या डिफरेंस देख सकते हैं भाई, प्रेजेंट में आईएनजी आ रहा है, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये तीन पार्टिसिपल्स होते हैं जो कि वैसे तो आप लोगों को लगे होंगे पहले भाई बहुत डिफिकल्ट होते हैं, समझ नहीं आते, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। आप यहाँ पर बस एक बार इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आए तो आप रिप्ले करके देख सकते हैं कि जिरंड से भी इनका डिफरेंस बताया गया है कि जिरंड में हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं उस वर्ब को जो कि आईएनजी फॉर्म में आता है, बट पार्टिसिपल में आप नाउन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, पार्टिसिपल में आप उसे वर्ब की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो ये थे आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें हमने आपको इन्फिनिटिव्स बताए हैं, जिसमें हमने आपको जिरंड बताए हैं, जिसमें हमने आपको पार्टिसिपल के तीनों फॉर्म्स बताए हैं। तो अब नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं वो कोई डिफिकल्ट नहीं होती हैं, इधर वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कुछ और वर्ब्स के जो टाइप्स बताए गए हैं हमारी बुक के अंदर गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड अगर आपको और ज्यादा अच्छे से इन टॉपिक्स को समझना है जो हम आगे करने वाले हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से डेप्थ में समझना है, तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जल्द से जल्द परचेज कीजिए और अपनी ये जो नॉलेज अब तक आपने गेन की है ना उसको थोड़ा डिटेल में डालिए। अब हम आगे चलते हैं, हमारी वर्ब की एक और फॉर्म है जो कि हमारी बुक में भी बताई गई है, कॉजेटिव वर्ब। देखिए जो कॉजेटिव होती है ना, ये अपने नाम से ही बता रही है कि ये क्या वो करेगी, ये कॉज यानी कि कारण बनती है, ठीक है, ये कारण बताने का काम करते हैं। कारण कैसे बताते हैं भाई, हमें कैसे पता चलेगा क्या कारण क्या कह रहे हैं हम? कारण होता है कि एक हम सेंटेंस लिखें, बर्ड्स या द बर्ड्स
फ्लाई, या हम लिखते हैं, चलिए बर्ड्स फ्लाइज ले लेते हैं क्योंकि ये फिर आपके आगे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा अच्छे से। तो द बर्ड फ्लाइज, तो अब यहां पर आप फ्लाइज, जो कि आपको पता चल रहा है अभी मेन वर्ब है, इससे हम ये जो नाउन है उसकी बता रहे हैं कि ये जो नाउन है ना ये करते हैं फ्लाई वाला काम, यानी कि ये क्रिया इस कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा की गई है। पर अगर हम लिखते हैं द बॉय फ्लाइज द काइट, तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो फ्लाई वाली क्रिया है वो काइट के द्वारा की जा रही है, पर काइट को ये क्रिया कौन करवा रहा है, ये बॉय करवा रहा है। तो जब ऐसी क्रियाएं आए ना जो कि करवाई जाती हैं तो वो होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स, यानी कि करवाना, जैसे कि शी मेक्स गुड फूड। तो अब यहां पर जो मेक्स वाली क्रिया है वो किसने की है भाई, शी ने की है वो क्रिया। तो वो तो हमें पता चल ही रहा है कि भाई मेक्स वाली क्रिया शी के द्वारा की गई है, तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट और मेक्स हो गया हमारा वर्ब। तो यहां पर तो सिंपल सेंटेंस है भाई, मेक्स बनाया गया, खाना बनाया गया। पर अगर हम ये लिखते हैं कि शी मेड मी ईट द फूड, तो यहां पर ये जो मेड है, जो कि मेक की सेकंड फॉर्म है, हम कहें पास्ट फॉर्म है, तो यहां पर ये जो मेड वाली क्रिया है वो करवाई गई है, कि उसने ये क्रिया करवाई, ये जो ईट वाली क्रिया है वो करवाई है। तो जब भी आपसे कोई क्रिया करवाई जाती है ना तो वो होती है कॉजेटिव वर्ब, यानी कि कॉज बनना, कारण बनना आगे की क्रिया का, या फिर आगे हम कहें कि क्रिया करवाए जाना। तो जब भी आप करवाए जाने की बात करेंगे ना तो वो मेन वर्ब तो होगी बट कॉजेटिव वर्ब के फॉर्म में होगी वो। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्लाइज वाली में एग्जांपल समझ लिया कि भाई बॉय नहीं उड़ता है, उड़ती तो काइट है पर बॉय उड़वाता है उस काइट को। तो जब भी क्रिया कोई और करवाता है या करवाई जाए क्रिया तो वो होगी आपकी कॉजेटिव वर्ब। एंड जब भी वो क्रिया खुद की जाए, जैसे द बर्ड फ्लाइज, तो इसके अंदर फ्लाई वाली क्रिया बर्ड खुद कर रही है, तो जब भी क्रिया खुद की जाए तो वो होगी आपकी मेन वर्ब। तो यहां पर हमने समझी है भाई कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब के अलावा हमारी बुक में आपको डैंगलिंग वर्ब्स भी मिल जाएंगी, और ये जो डैंगलिंग वर्ब्स है ना वो आपको हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगी, और ये आपको अच्छे से इस बुक के अंदर बताई गई हैं, आपको डिटेल में बताया गया भाई होती क्या है डैंगलिंग वर्ब्स। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आपने बुक परचेज कर ली होगी, तो आप देख लेंगे, आप समझ लेंगे उसे अच्छे से। और अगर अभी तक नहीं परचेज की है तो बुक जल्दी से परचेज कीजिए, जानिए कि और वर्ब्स की कौन सी फॉर्म होती है। देखिए कॉजेटिव वर्ब्स के अलावा हमने आपको हमारी बुक में गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डैंगलिंग वर्ब्स भी बताई गई हैं, और उसके अलावा आपको रूल्स ऑफ वर्ब्स भी बताए गए हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है ना ये बहुत ज्यादा वास्ट हैं, तो इसको मैं आपसे यही कहूंगी, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इन्हें हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर से समझ लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ये और अच्छे से डिटेल में बताए गए हैं। क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये हम लोग यहाँ पर करेंगे ना बहुत ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको भी मजा नहीं आएगा, तो आप बुक खरीद लीजिए, बुक से आप पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बट जो रूल्स ऑफ वर्ब्स हैं वो हम आपको टेंसेस के साथ में भी उनमें से कुछ करवाएंगे, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो टेंसेस के साथ में आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि है मॉडल्स। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो कि ना बचपन से ही सभी को बहुत ही बोरिंग लगता है कि भाई ये समझ ही नहीं आ पाते, कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने, भाई क्यों यूज किए जाते हैं। तो आज हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, मैं कहूँ आपको कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाएगा कि आप मॉडल्स को कहाँ पर कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे साथ बने रहिए। और ये सभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये एक और बात जानना चाहूंगी कि क्या आपने हमारी पिछली वीडियोस बेसिक्स ऑफ नाउन, डिटर्मिनर्स एंड नाउन्स देख ली है? क्योंकि अगर आपने देख ली है ये वीडियोस तो आपको ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिए जल्दी से जाकर, आप लोगों के लिए ही बनाई है वीडियोस, आपको समझ आ जाए आराम से ग्रामर, तो उसलिए ही बनाई है, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।
पहले अब हम चलते हैं भाई मॉडल्स पे। मॉडल्स क्या काम करते हैं? मॉडल्स बताने का काम करते हैं मूड को, कैपेबिलिटी को, यानी कि ये बताते हैं कि आपको कोई काम किस तरह से करना चाहिए। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप इनके आगे ING वगैरह नहीं लगाने बैठते, कैन को कैनिंग नहीं बनाने बैठेंगे, शुड को शुडिंग नहीं बनाने बैठेंगे। तो ध्यान रखिए कि भले ही ये वर्ब में ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि होते ये हेल्पिंग वर्ब के ही फॉर्म होते हैं, बट आप इनके आगे ING लगाने नहीं बैठेंगे। ये वर्ब्स तो होते हैं पर ING फॉर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए हम करते हैं अब आगे, स्टार्ट करते हैं मे से। मे होती है पॉसिबिलिटी के लिए यूज। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना हो सकती है उस काम को करने की। तो मे बताता है संभावना ज्यादा होती है, जैसे इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो अब यहां पर अगर हम ये कह रहे हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग मान लीजिए सपोज आप अपने घर में बैठे हैं, घर में आप सपोज गैलरी में बैठे हैं, लॉबी में बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, और आपको आसमान में भाई काले बादल दिखते हैं। तो जब भी आपको काले बादल दिखते हैं ना आसमान में, तो आप वहां पर बोलेंगे इट में रेन टुडे, कि आज भाई बारिश हो सकती है। पर अगर पूरा माहौल ही बना हुआ है बारिश का, कि भाई बिजली भी कड़क रही है, बादल भी बहुत ज्यादा आसमान को घेर लिया है, थोड़ी बहुत हम कहें कि बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, देन इट विल रेन टुडे, कि अब तो कंफर्म हो गया है बारिश होगी ही होगी। तो जब ये संभावना होती है ना, तो तब आप पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करेंगे कि संभावना ज्यादा है कि भाई बादल दिख गए तो बारिश हो सकती है। पर अगर हम कहें कि भाई आज तो बारिश हुई है, कल हो सकती है बारिश, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में आ गया भाई कल बारिश हो सकती है, तो जब भी आपके पास में कोई ऐसे रिपोर्ट आए पर आपको कंफर्म नहीं है कि कल होगी या नहीं होगी, भले ही वेदर रिपोर्ट्स हम कहें कि सही जाती हैं, पर 100% करेक्ट भी नहीं हो सकती हैं वो, तो जब भी आपके पास में एग्जैक्ट या हम कहें कि कंफर्म पॉसिबिलिटी का भी नहीं पता आपको कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इस टाइप के होते हैं, देन यू विल यूज माइट, इट माइट रेन टुमारो। तो देखिए आप माइट का यूज तभी करेंगे जब भी आपको ये पता चलेगा कि भाई पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कम एज इन कि आपको नहीं लगता है कि होगी, या हम कहें कि आपके पास पूरे सोर्सेज नहीं है कंफर्म करने के कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। तो जब भी आज वही काले बादल आज दिख गए हैं तो इट मे रेन टुडे, और कल बारिश होने की, अगर आज ज्यादा बारिश हुई है तो हो सकता है कल बारिश हो, पर कंफर्म तो नहीं कर सकते ना आप कोई ज्योतिष थोड़ी है कि आप आगे का भविष्य पहले ही बता देंगे। तो जब भी आपके पास में कंफर्म आगे का हम कहें सोर्सेज नहीं है, आपके पास कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, देन यू विल यूज माइट, इट माइट रेन टुमारो, कि कल भी बारिश हो सकती है, पर कंफर्म नहीं है, हो सकता है ना हो सकता है ना हो। तो इट में प्रेजेंट में पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है कि भाई बादल दिख गए तो बारिश हो सकती है। अब ये तो भाई आपके कहने की बात थी कि भाई बारिश हो सकती है, अगर बारिश ना हो, या हम कहें कि थोड़ी देर हुई बारिश और फिर बंद हो गया, पर सेंटेंस आपका मे वाला ही रहेगा कि पॉसिबिलिटी तो थी बारिश होने की, अब बादल तो दिख गए थे, बारिश हुई या बादल आगे चले गए उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, सेंटेंस आपका मे को सपोर्ट करेगा। और अगर बारिश का पूरा माहौल ही बना हुआ है, आपके पास में वही थंडर स्टॉर्म हो गया है, बादल पूरे अच्छे तरीके से आसमान को घेर चुके हैं, अंधेरा सा हो गया है, तो यानी कि और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, तो इट विल रेन टुडे, अब तो कंफर्म है बारिश होगी ही होगी। तो जब भी आपके पास में कंफर्म होती है कोई चीज, देन यू विल यूज विल और शैल, और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी में जाती है वो चीज, देन यू विल यूज मे या फिर माइट, जब भी उस पॉसिबिलिटी के भी आपके पास में कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर मुझे नहीं लगता आपको मे में कोई प्रॉब्लम आएगी, बस आप ये ध्यान रखें पॉसिबिलिटी के लिए ये यूज होता है। पॉसिबिलिटी अब मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दी थी। नेक्स्ट आता है कैन। कैन कैपेबिलिटी बताने का काम करता है, यानी कि आपको पता चलता है किसी की काबिलियत या क्षमता। तो जब आपको क्षमता या काबिलियत का प्रेजेंट में होना बताया जाए, देन यू विल यूज कैन, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं आज के समय में इंग्लिश बोल सकता हूं। और अगर आप कहें आप पास्ट में वो काम कर सकते थे बट आज वो काम नहीं कर सकते, देन यू विल यूज कुड, कि पहले कर सकते थे आज नहीं कर सकते हैं, आज के टाइम में नहीं कर सकते। जैसे कि I could lift heavy boxes when I was suppose in my teens या in my teenage years, तो वहां पर आप कुड से ये बता रहे हैं कि जब भी मैं टीनेज ईयर्स में था, जब भी मैं एक टीनेज बॉय था, गर्ल था, जो भी था, तो तभी मैं हैवी बॉक्सेस को लिफ्ट कर सकता था,
कुड बताएगा कर सकता था, पास्ट में करते थे, आज के समय में नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर आप पास्ट में हैवी बॉक्सेस उठा सकते थे और आज नहीं उठा सकते, देन यू विल यूज कुड। आई कुड लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, एंड अगर आप आज भी उठा सकते हैं, देन यू विल यूज आई कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस। तो कैन और कुड का ये तो होता है डिफरेंस जब भी वो कैपेबिलिटी पर बात आ जाए। पर अगर आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम मे, कैन और कुड तीनों का यूज कर सकते हैं। बट रिक्वेस्ट या परमिशन पर वो डिपेंड करता है आप किस से ले रहे हैं। जैसे कि आपने अपनी क्लास में भी ध्यान होगा, जब भी आप स्टूडेंट थे या अभी भी आप स्टूडेंट हैं, देन आप अपनी क्लास में आने या जाने के लिए अपने टीचर से मे का यूज करके पूछते हैं। सपोज मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, सपोज इस टाइप के सेंटेंसेस में आप मे का यूज करते हैं। तो हम वहां पर मे का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो परमिशन पर डिपेंड करता है कि भाई अगर टीचर परमिशन देगी ना तो हम जाएंगे, अदरवाइज आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते। तो यानी मे आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट जरूरी थोड़ी ना है आप सिर्फ अपने टीचर से करेंगे, आप फॉर्मल रिक्वेस्ट अपने बॉस से कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मल जगह पर आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे। तो जब भी आपको फॉर्मल होना पड़े ना, देन यू विल यूज मे, कि मे आई गो टू दैट ऑफिस और मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कुछ भी ऐसा जो कि फॉर्मल आपकी रिक्वेस्ट को बताए। और ये इस टाइप का मीनिंग लेगा कि भाई अगर सामने वाले की परमिशन मिलेगी तो आप काम करेंगे, अदरवाइज आप वो काम नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही कैन बताता है इनफॉर्मल मीटिंग का, कि भाई आप इनफॉर्मल जगह पर हैं। अब इनफॉर्मल जगह कौन सी होती है? इनफॉर्मल जगह होगी हम अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ में हैं, हम अपनों से छोटे भाई बहनों के साथ में हैं। तो वहां पर आप जब भी उनसे कोई चीज के लिए पूछेंगे या उनसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे जो कि डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, देन यू विल यूज कैन, यानी कि कैन यू बोरो मी अ पेन। तो यहाँ पर ये जो कैन है वो ये बता रहा है कि आप एक इनफॉर्मल जगह पर हैं एंड यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज योर आइदर योर रिलेटिव और योर फ्रेंड। सो आप वहां पर कैन का यूज करेंगे। कैन बताएगा आपकी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को। और ये मीनिंग भी ऐसे लेता है कि कैन आपको बताते भाई आप अपने दोस्तों के साथ है, तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि भाई दोस्त भले ही हाँ बोले ना बोले, पेन तो हम ले ही लेंगे उनसे। तो कैन आपका बताता है कि परमिशन आपकी यस और नो पे इतनी डिपेंड नहीं करती है कि भाई अगर फ्रेंड है वो मना भी करते हैं पेन के लिए तो हम किसी ना किसी तरह से पेन तो ले ही लेंगे। पर मैं आपको कहते हैं कि अगर आप अपने टीचर से पेन ले रहे हैं ना, तो टीचर की परमिशन लेनी जरूरी है पेन लेने या ना लेने के लिए। पर कैन परमिशन को जरूरी नहीं बताता। तो कैन एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाती है या इनफॉर्मल परमिशन लेने की चीज हो जाती है, एंड मे फॉर्मल होती है। अब इसके अलावा कुड होता है ना, जो कुड चला जाता है और भी पोलाइट रिक्वेस्ट में, यानी आपको ज्यादा ही पर्सनल चीज पर चले गए हैं, यानी कि कुड यू गिव मी अ लिफ्ट टू माय होम। तो ये जो कुड है ना, ये आप अपने बॉस के साथ नहीं यूज कर सकते हैं, या आप अपने टीचर के साथ यूज नहीं कर सकते, या आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, या अपने आप सिबलिंग्स के साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पर्सनल चला जाता है। तो जब आप ज्यादा पर्सनल चले जाएं देन यू विल यूज कुड। पर अगर आप ज्यादा पर्सनल नहीं जा रहे, जैसे कि आप पेन लेना है, वो ज्यादा पर्सनल चीज नहीं है, तो उसके लिए आप कैन का यूज करेंगे। और जब भी आप फॉर्मल चीज पर हैं, यानी कि आप बिल्कुल ही पर्सनल तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं, आप एक ऐसी गैदरिंग में हैं, एक ऐसी जगह पर हैं जहां का एटमोस्फेयर आपके हम कहें मैनर्स पर डिपेंड करता है, तो जब भी आपके मैनर्स की बात आ जाए ना, तो वो एक फॉर्मल गैदरिंग हो जाएगी, एंड फॉर्मल गैदरिंग पर आप मे का यूज करेंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था इन तीनों में, मे, कैन और कुड में। अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी ये समझने के में कि कहां पर हम कैन का यूज करें, कहां हम मे का यूज करें और कहां हम कुड का यूज करें। तो कैन और कुड का ना ये तो हो गया रिक्वेस्ट के लिए। इसके अलावा हमने आपको कैपेबिलिटी के लिए भी बताया था कि अगर आज के समय में आप उस काम को कर सकते हैं देन यू विल यूज कैन, कि आप आज भी कर सकते हैं। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकती हूं। और अगर पास्ट में वो काम कर सकते थे बट आज नहीं कर सकते, देन यू विल यूज कुड। आई कुड मेक फूड, मैं पास्ट में बना सकती थी, आज नहीं बना सकती हूं। तो जब भी आप पास्ट की कैपेबिलिटी बताएंगे देन यू विल यूज कुड, और जब आप प्रेजेंट की बताएंगे यू विल यूज कैन। ये थे कैन, कुड और मे। अब हम आगे चलते हैं।
आगे आते हैं शुड, मस्ट और टू। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, बट ये कंफ्यूजन की बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक बार समझ लीजिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और थोड़ा और डिटेल में जाकर आपको और थोड़े मॉडल्स को समझने, तो हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में आपको ये सभी चीजें और ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में, एग्जाम्पल्स बहुत सारे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वैसे समझ आ जाएगा आपको। तो आपने अगर बुक अभी तक नहीं खरीदी है तो बुक भी खरीद लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे शुड पर। शुड क्या बताता है भाई? एडवाइस को बताता है। ये एडवाइस ही होती है कि आप एडवाइस लेंगे तो आप ही के फायदे की बात है, ठीक है। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर आप एडवाइस को मान लेते हैं तो ये आप ही के भले की बात है, उससे जिसने एडवाइस दी है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुड एडवाइस बताएगा जो कि आपके खुद के भले की बात, या हम कहें कि आपके फायदे की ही बात होगी वो। ठीक वैसे ही मस्ट बताता है ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन यानी कि आपको वो काम करना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई हम कहें कि परिणाम आपके पास में बुरे हो सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो अदरवाइज फाइन लग सकता है। तो जब भी आपके पास में कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए ना उस चीज के, तो वो आपके पास में मस्ट से बताया जाता है कि अगर तो फॉलो किए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं फॉलो किए तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, आपके पास में परिणाम बुरे हो सकते हैं उसके। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक रूल के अगर तो हम रूल्स तोड़ते हैं तो उसके परिणाम कोई अच्छे भी नहीं होते हैं, फाइन लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे आपके पास में इस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट अगर तो हमने मान ली बात तो उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं। तो शुड बताता है एडवाइस को जो कि आपके भले के लिए होती है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा कोई ऐसे नहीं होते कि बहुत ज्यादा बुरे हो गए, कि जैसे कि अगर तो अच्छे से स्टडी नहीं की तो हो सकता है कि आपके ग्रेड्स एवरेज रह जाएं, हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। फेल होना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है, बस ये है कि आपको दोबारा ट्राई करने का एक मौका मिल जाता है। पर मस्ट का यूज, आपका एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो जब भी आपके पास में कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे हो जाए ना, तो या हम कहें कि बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देन यू विल यूज मस्ट, कि आप मस्ट से ऑब्लिगेशंस बता रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, अदरवाइज फाइन लग सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक रूल्स के तो फाइन लगता ही अगर तोड़ते हैं, ठीक है। वैसे ऑट टू बताता है मॉरल नेसेसिटी, या हम कहें कि मॉरल ड्यूटीज, आपके नैतिक कार्य, या हम कहें आपके संस्कारों की बात आ जाती है यहाँ पर। यू ऑट टू हेल्प योर एल्डर्स, कि आपको अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ऑट टू है ना, ये आपके संस्कारों से रिलेटेड आता है कि भाई आपके संस्कार तो होंगे ही ना, ऐसे कि आपको पता होगा कि अगर आपसे बड़े हैं कोई जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है, मोस्टली इसके अंदर हम ग्रैंडफादर, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं, जो बहुत ज्यादा बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको काउंट करते हैं। तो जब भी आपके बूढ़े व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी अनजान पर्सन है, बट अगर वो बूढ़े हैं या आपसे बड़े हैं और उनको आपकी मदद की जरूरत है, तो ये आपके संस्कारों की बात आ जाती है कि भाई आपके संस्कार, आपके वैल्यूज, आपके मोरल्स यही कहते हैं कि आपको मदद करनी चाहिए। तो जब भी आपके मॉरल्स की बात आ जाए देन यू विल यूज ऑट टू, क्योंकि यहां पर कोई कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे नहीं होंगे, बट आपके मॉरल्स आपको कहते हैं कि आपको मदद करनी चाहिए। तो यू ऑट टू हेल्प योर एल्डर्स करेक्ट रहता है, बट अगर आप यू मस्ट लगा देते हैं ना तो यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस की बात आ जाती है। तो यू मस्ट हेल्प योर एल्डर्स इतना ज्यादा वो नहीं हम कहें कि उस सेंटेंस को जज करता है, उस सेंटेंस को जस्टिफाई करता है, बट ऑट टू सेंटेंस को जस्टिफाई करता है कि ये आपके मॉरल वैल्यूज में है। तो इसको अगर कोई और आपको बताए ना तो वो ज्यादा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है भाई हमसे बड़े हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो हमारे अंदर तो इतना कॉमन सेंस है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर मस्ट ये मीनिंग ले लेता है कि आपको हो सकता है ना पता हो इस बारे में, तो जब भी आपको नहीं पता तो बताना पड़ रहा है कि भाई कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इसके, देन यू विल यूज मस्ट जहां पर कॉन्सिक्वेंसेस की बात आ जाए, जहां पर आपका कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर नहीं किया ना ये काम तो फाइन लग सकता है, कोई भी बुरी बात हो सकती है। और शुड आपके एडवाइस के लिए यूज होता है कि भाई एडवाइस मिली है, सलाह मिली है हमें, और सलाह मिली है तो उस सलाह पर अगर हम अमल करते हैं तो हमारा फायदा है उससे, और हमारा फायदा है उससे, तो उससे हमें वहां पर शुड का यूज करना है। यू मस्ट स्टडी हार्ड, ये कहता है भाई अगर तो पढ़ाई सही से नहीं की ना तो आगे सजा बहुत बुरी हो सकती है। अब ये मस्ट काम का है ना, तो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं इनके लिए, इसके लिए कि भाई अगर तो स्टडी सही से नहीं की तो कॉन्सिक्वेंस तुम्हारे लिए बहुत बुरे होंगे, बट हद से हद क्या बुरे होंगे, घर से थोड़ी निकाल देंगे आपको स्टडी हार्ड नहीं की तो।
तो यहाँ पर इसलिए हम शुड का यूज करेंगे क्योंकि एडवाइस दी जा रही है आपको वहां पर कोई डायर कॉन्सिक्वेंस नहीं कहे जा रहे हैं कि भाई बहुत बुरी सजा हो सकती है, एडवाइस है आपके फायदे के लिए है। हम मस्ट का यूज करेंगे जब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, ड्रिंक एंड ड्राइविंग वगैरह, ये सभी जो चीजें होती हैं, जब भी आपको रूल्स बताने पड़े ना, ट्रैफिक रूल्स बताने पड़े या ऐसा कुछ बताना पड़े जिसके कि बुरे परिणाम हो सकते हैं, देन यू विल यूज मस्ट। और जब भी आपके संस्कारों की, आपके वैल्यूज की, आपके मोरल्स की बात आ जाए, देन यू विल यूज ought to, क्योंकि वहां पर आपका कॉमन सेंस ही कह देता है भाई हमें ऑलरेडी पता ही है, हमें करना चाहिए वो काम। तो जब भी ये सभी आपके पास में आ गए हैं मॉडल्स, कुछ जिसमें से मैंने आपको कई बता दिए हैं, इनके अलावा आपको कुड बता दिया गया, माइट बता दिया गया, तो ये सभी थे आपके पास में कुछ मॉडल्स जो हमने यहां आपको बताए। इनके अलावा और भी कई सारे मॉडल्स हैं जो आपको हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगे। बुक अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ये सभी भी दोबारा डिटेल में मिलेंगे। आपको इनके अलावा और भी मॉडल्स मिलेंगे, और भी तरीके मिलेंगे कि हम कहां पर किस तरह के मॉडल्स को किस तरह के मूड्स में लिखते हैं। तो ये थे आज का हमारा वर्ब्स टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये समझ आ गया है तो आप अपन हमारी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपकी इन सब से ही जुड़ी हुई हैं। ये सारा एक सीक्वेंस चल रहा है, एक भी वीडियो मिस की ना तो फिर आगे समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप स्टार्टिंग से सभी वीडियोस को देखिए, सभी को समझिए, और अपनी ग्रामर को हमारी बुक के साथ, गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर के साथ हमें इंप्रूव कीजिए। थोड़ा डिटेल में जाइए, ग्रामर के थोड़े डेप्थ में जाइए।